इम्पॉसिबल सा दिखने वाला मिशन जो हमने राष्ट्र के बतौर अचीव किया। 41 वर्कर्स, अराउंड 400 आवर्स, 60 मीटर की डिस्टेंस बिटवीन जिंदगी एंड मौत, और एक भी रक्त की बूंद के बिना जो हमने अचीव किया, रियली मैटर ऑफ नेशनल प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। तो दोस्तों, इसके बारे में सिल्क यारा टनल का जो दुर्घटना हुई उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट है क्या, ये सिल्क यारा टनल में जो काम हो रहा था कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है? दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि देवभूमि में चारों धाम को कनेक्ट किया जाए। उत्तराखंड, जिसको हम लोग सभी देवभूमि के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जो टेरेन है, जो रास्ते हैं, जो माउंटेन्स हैं, उसमें कनेक्टिविटी बहुत बेहतर नहीं है दोस्तों। और इन चारों प्लेसेज को, चारों धाम को कनेक्ट करने का एम्बिशियस प्रोजेक्ट कि लोग त्रासदी का शिकार ना हो, दुर्घटनाओं का शिकार नहीं हो। क्योंकि आज के जो रास्ते हैं उसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, लोग पहुंच नहीं पाते हैं, फिर हिमकुंड जैसी घटनाएं होती हैं और घटनाएं होती हैं जिसमें लाखों हजारों लोगों की जान जाती है। इसको ओवरकम करने के लिए, इजी एक्सेस करने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था कि जिसमें चारों धाम को कनेक्ट किया जाए। और एक दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था परोक्ष रूप से, वो यह था कि हमारी एक्सेसिबिलिटी टू बॉर्डर्स अच्छी होनी चाहिए, द्रुतगामी होने चाहिए, मिनिमम टाइम से हम बॉर्डर पर पहुंच पाएँ। क्योंकि 1962 के जो लेसन थे, हम बॉर्डर एरियाज़ में इंफ्रा न होने की वजह से हमने वो युद्ध हारा। आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, रिपीटेशन न हो, तो गवर्नमेंट इंडिया के लगातार फोकस रहा है कि बॉर्डर एरियाज़ में अच्छे से अच्छा इंफ्रा डेवलप किया जाए। वी आर नॉट टेकन बाय सरप्राइज। लद्दाख और दूसरे एरिया में भी ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन एडिशन टू डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, एक जो रिलीज टूरिज्म है उसका भी कहने का ऑब्जेक्टिव है। और उसका ऑब्जेक्टिव इसलिए है कि देवभूमि में इतने टूरिज्म होता है, रिलीज टूरिज्म होता है, तो वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। वी शुड ऑल अप्रिशिएट व्हाट इज बीइंग डन। तो अभी इसके टाइमलाइंस की बात करते हैं। हुआ क्या, हमारे जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे, बड़े खुशी थी, अगले दिन दिवाली आने वाली है, सब एकदम उजाला मनाएंगे। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा पर्व होता है दिवाली, उसमें से एक होती है। और उसी हर्षोल्लास के साथ कि कल दिवाली मनानी है, सुबह बहुत अर्ली सुबह दोस्तों 5:30 बजे लोग उठते नहीं हैं, वो काम पर चले गए, अंदर जाते हैं इसी उम्मीद के साथ कल परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे, आज काम जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। लेकिन भाग्य में क्या लिखा होता है, वक्त के गर्भ में क्या छुपा रहता है, हमको कभी दोस्तों पता नहीं चलता। जैसे ही लोग अंदर जाते हैं, बाहर से पूरा का पूरा लैंडस्लाइड, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है एंड दे आर जस्ट ट्रैप्ड इनसाइड। कोई भी रास्ता नहीं बाहर निकलने का। एंड जैसे ही चीज़ें होती हैं, पहले तो वो अंदर से कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग रबल हटाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। लेकिन पता चलता है किसी के बस की मैनुअल ये सब निकालना किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर बहुत लार्ज स्केल पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। अगले दिन माननीय धामी साहब साइट पर पहुंचते हैं, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, बाद में एनडीआरएफ इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे थे वो इतने सफिशिएंट नहीं थे कि सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशंस हो सके। चीज़ें पीएमओ तक एस्केलेट होती हैं, पीएमओ से 5 प्रोंग स्ट्रेटजी आती है, नितिन गडकरी साहब का विजिट होता है एंड उसके हिसाब से ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि हम वर्टिकल ड्रिलिंग, बालकोट साइड से दूसरी ड्रिलिंग, साइड ड्रिलिंग, इस तरह से 5 प्रोंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा जो चैलेंज था इसमें यही था कि जो टनल बहुत पहले से फ्रेजाइल था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस जिसमें वाइब्रेशंस हो सकते थे या दूसरी बहुत एक्टिविटीज़ होने के चांसेस थे, ये पॉसिबल था कि पूरा का पूरा टनल कोलैप्स हो जाए और पूरे हमारे एफर्ट्स हैं काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते थे दोस्तों। तो इसलिए इसको बैलेंस करना
especially in fragile condition, was very very challenging for all the authorities. दोस्तों, बट हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग, साइड ड्रिलिंग सबके लिए प्रयासरत किया गया और ये डिसाइड किया गया कि भाई अमेरिकन ऑगर मशीन्स को इसमें डिप्लॉय किया जाएगा। दिल्ली से हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ड्रिलिंग मशीन आती है। अल्टीमेटली वी रियलाइज वो मशीन भी उतनी इफेक्टिव नहीं है, इंदौर से दूसरी मशीन लाई जाती है। और ऑगर मशीन, इसका कंसेप्ट क्या होता है कि स्पिनिंग जैसा होता है, एक बार में करीब 3 मीटर का शाफ्ट आता है, बाद में बेल्ट करके इसको एक्सटेंड किया जाता है। उसका हम आपको डेमो इसमें दिखाएंगे हाउ इट वर्क्स लाइक, कि ऐसे स्पिन होता जाता है, पीछे के पीछे रबल निकाला जाता है इसमें से। बट मोस्टली चैलेंज क्या होता है इन मशीन्स का कि ये सॉइल एंड रॉक के लिए बनाई गई हैं, एंड सॉइल एंड रॉक में मोस्टली ब्लेड आर सक्सेसफुल, इसके जो ब्लेड्स होते हैं जिससे स्पिनिंग होती है। बट इस केस में तो क्या था दोस्तों कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो डेब्री में लॉट ऑफ मेटल, लॉट ऑफ कंक्रीट मटेरियल, टू मेनी व्हीकल्स वर स्टैंडिंग देयर, डंपर्स थे, दूसरे कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स थे। तो जब आप ड्रिल कर रहे हैं आपको नहीं पता कि सामने किस चीज़ से जाकर टच होएगा, वो मेटल से हो रहा है, वो व्हीकल से हो रहा है, कंक्रीट से हो रहा है, नेवर नो, जस्ट ड्रिलिंग इन डार्क। एंड हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हमारी उम्मीद बढ़ रही थी, मशीन कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ रही थी, ब्लेड्स बार बार टूट रहे थे। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि अभी निकले 45 मीटर हो गया तो अभी तो क्या है 15 मीटर और निकल जाएगा, लेकिन हर बार मायूसी हाथ लग रही थी दोस्तों। तो इस पूरे ऑपरेशंस को, पूरी एजेंसीज के एफर्ट्स को एक कोऑर्डिनेट कर रहे थे अर्नोल्ड डिक्स साहब। ये टनलिंग एक्सपर्ट हैं, ऑस्ट्रेलियन मूल के व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा इन्होंने ब्रेन चाइल्ड रहा है इनका पूरी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए। आर्मी, एयरफोर्स, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, ONGC, NDRF, SDRF, और लॉट ऑफ एजेंसीज। गवर्नमेंट ने कोई भी एफर्ट्स स्पेयर नहीं किए कि ऐसा, मतलब पूरा जी जान जद्दोजहद के साथ और इस सबको कोऑर्डिनेट करना, ऑन द स्पॉट स्ट्रेटजी बनाना, अर्नोल्ड डिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों। एंड स्पेशली ऐसा व्यक्ति जिसको लोकल भाषा ना पता हो, लोकल एनवायरनमेंट का और इकोसिस्टम का ना पता हो, एंड उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ अपने काम को अंजाम दिया, एंड पूरे फेथ के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ, कभी भी उनका स्टेटमेंट देखेंगे बिना एनी टेंशन, पूरे कामनेस के साथ, पूरी स्टिलनेस के साथ। यही था उनका दृढ़ विश्वास कि हमारे 41 लोग सुरक्षित आएंगे, जब भी आएंगे सुरक्षित आएंगे, किसी को एक सिंगल बंदे को हार्म नहीं होगी दोस्तों। एंड उनका विश्वास, अटूट विश्वास अंत में उन्होंने अचीव किया। तो जो 45 मीटर्स तक की जो हमारी जद्दोजहद थी, साइड वाले और वर्टिकल वाले उतना सक्सेसफुल अप्रोच नहीं हो पा रही थी, ऑन द स्पॉट दोस्तों कॉल लिया जाता है कि हम आगे की जो चीज़ अप्रोच है मैनुअल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक बेहतरीन जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है, रैट होल माइनिंग का कंसेप्ट आता है। रैट होल माइनिंग NGT ने 2014 से बैन किया हुआ दोस्तों। होता क्या है, स्पेशली मेघालय के सर्टन पार्ट्स में इस प्रैक्टिस को अपनाया जाता है, साउथ अफ्रीका के गोल्ड माइंस में भी अपनाया जाता है इसको। इसमें 3 की टुकड़ी रहती है, जस्ट एक छोटी से होल में जो स्लाइड कर जाते हैं, मैनुअली चीज़ों को एक्सकेवेट करते हैं। 3 की टुकड़ी होती है, एक इंसान उसको डिग करेगा, दूसरा पीछे सरकेगा और तीसरा बाहर निकाल देता है। 3 की टुकड़ी होती है। ये रैट माइनर्स ऑल ओवर इंडिया से बुलाए जाते हैं, 12 रैट माइनर्स होते हैं। 27 नवंबर को ये अपना काम शुरू करते हैं दोस्तों, और एक दिन में शिफ्ट में बदल के पूरा बचा हुआ जो अराउंड 12 से 15 मीटर का डिस्टेंस था, एक चिजिलिंग करके, मतलब छेनी हथौड़े से पूरा निकाल के, जिस तरह से उन्होंने इसको मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, अपनी जान जोखिम में डाली। जहाँ अमेरिकन मशीन्स फेल हो गई, वहाँ ये रैट माइनर्स, और इनफैक्ट रैट माइनर वर्ड थोड़ा सा ऑफेंसिव लगता है, जिन लोगों ने अपनी जान को एकदम रिस्क में डाल के दूसरे सहयोगियों की जान बचाई, माई सैल्यूट टू देम। कि कभी क्या होता है कि नेचुरल इंस्टेंट क्या होता है, दूसरे की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता, इन लोगों ने अपनी जान खतरे में डाली, एंड दैट्स हाउ दे वर एबल टू रीच टू दैट पार्ट। तो ये हो गया दोस्तों
हमारा रेस्क्यू का पार्ट हो गया। अनदर पार्ट होता है कि जो लोग उस साइड में हैं, और दोस्तों वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट रहता है कि मोस्टली लोग जो अपनी जान गंवाते हैं तो फर्स्ट कॉमन रीजन रहता है फियर होता है, फियर और आशा की कमी। ये जो अदर देन फिजिकल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, फियर इतना होता है कि लोग डर से जान दे देते हैं। स्नेक बाइट के केस में मोस्टली रिसर्च में ये पाया जाता है कि लोग पॉइजन से नहीं मरते हैं, लोग मरते हैं डर से, और डर की वजह से जान चली जाती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है होप, उम्मीद की कमी। जब तक हमको उम्मीद होती है तब तक जिंदगी रहती है कि एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड। एक दो बच्चों की स्टोरी मैंने शेयर की थी कि एक झोपड़ी में उनकी सौतेली माँ और बाप छोड़ के चले जाते हैं, कई साल तक बहन भाई एक कुटीर में रहते हैं, इसी उम्मीद के साथ हमारे माँ बाप आएंगे, ये बता के गए थे मेले में गए, वापस आएंगे। और 2 साल बाद जब वापस आते हैं देखते हैं वो बच्चे ज़िंदा हैं, और वो बोलते अरे ये तो अभी भी ज़िंदा है। और जब ये सुनते हैं मोमेंट उनकी उम्मीद ख़त्म होती है, दोनों बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। ये होता है दोस्तों उम्मीद का रोल। और उम्मीद का ऐसा पार्ट रहता है कि ये दृढ़ निश्चय कि आई विल प्रिवेल इन द एंड, थिंग्स विल बी फाइन एट द एंड। रास्ते में डिफ़िकल्टीज आएंगी, जो रूथलेस वहाँ के चैलेंजेज हैं उनको एक्सेप्ट करना, बढ़ते दृढ़ विश्वास रहना कि अंत में मैं विजयी रहूँगा, अंत में चीज़ें अच्छी होंगी, हमारे हित में होंगी। ये जो उम्मीद होती है दोस्तों बचा के रखती है। तो इसमें क्या क्या चैलेंजिंग पार्ट रहता है दोस्तों? मोस्टली इस टाइप के जो मिशंस रहते हैं या इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं, सबसे बड़ा चैलेंज होता है एयर का, वाटर का और टेम्परेचर का। नॉर्मल केस में हमारे हवा में 20% ऑक्सीजन होता है। अगर ये ऑक्सीजन लेवल 15% तक चला जाता है उसके बाद इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। कल मैं एक मूवी देखा था मिशन रानीगंज, उसमें ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया कि अगर दूसरी गैसेज वहाँ पर हों और ऑक्सीजन की कमी हो तो लाइफ के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है ये। तो इस केस में फॉर्चुनेट पार्ट था कि ऑक्सीजन सप्लाई का जो पाइप था वो इंटैक्ट पाया गया दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा चीज़ थी कि ऑक्सीजन सप्लाई इंटैक्ट है। दूसरी, जो इनिशियल 12 घंटे को छोड़ के बाद में दे वर एबल टू रिकंसाइल विद द फैक्ट कि वी आर दे गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हियर। तो उसमें कैसे रहा जाए, कैसे अपने आप को कंडक्ट किया जाए, कहाँ से पानी पिया जाएगा। तो उनके जो सुपरवाइजर्स वगैरह थे उनकी सलाह आती है कि रॉक से जो पानी आता है वो रॉक का पानी पिया जाए दोस्तों। और ऑक्सीजन तो जब तक आ रही थी, बाद में साइड से एक पाइप ड्रिल करके, यहाँ पर जुगाड़ वाला हमारा काम होता है, पाइप में मग्गे से पानी डाला जाता है, दूसरे एंड में लोग पीते हैं पानी को, तो यहाँ पर पानी का इंतजाम वैसे किया जाता है। तीसरा, छोटे से पाइप के जरिए, बिकॉज फूड का भी क्रिटिकल रोल रहता है, लेकिन फूड ऐसा दिया जाए कि इजी टू डाइजेस्ट हो, कि लोग वहाँ पर ट्रैप्ड हैं, बहुत ऐसा गरिष्ठ खाना नहीं खा सकते हैं, हाई एनर्जी का फूड रहना चाहिए लेकिन इजी टू डाइजेस्ट फूड रहना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग झाल मुड़ी, वो दी जाती है। एनर्जी के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह डाले जाते हैं। बाद में जैसे जैसे चीज़ें प्रोग्रेस में जाती हैं हम और जुगाड़ निकालते हैं, बोटल्स में खिचड़ी डाल के भेजी जाती है, हॉट फूड मिलता है लोगों को। ये सर्वाइवल का पार्ट हो जाता है। अभी अंदर के पार्ट में जो उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कि हम जब ऐसी स्थिति में रहते हैं, हमारा माइंड को और बॉडी को और स्पिरिट को, इसको बैलेंस रखना। माइंड में जो भी गलत ख्याल हैं, एडवर्स ख्याल हैं, बुरे ख्याल हैं, उनको निकालना, बॉडी को मूव करते रहना और अपने जो क्रिएटर से कनेक्ट करना। ये जो चीज़ें होती हैं जो हमको प्रॉपर शेप में रखती हैं, मेडिटेटिव शेप में रखती हैं। तो यहाँ पर उन लोगों ने भी अंदर अपने आप को योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, और टनल में थोड़ी जगह थी उसमें चले फिरे, बॉडी को मूव करते रहे, स्टिलनेस को रखा, मेडिटेटिव स्टेज को अचीव किया, एंड विश्वास, कहीं ना कहीं दृढ़ विश्वास रखते गए कि कल अच्छा होगा। उम्मीद रखी, होप रखी, एक्सपेक्टेशन रखी, दृढ़ विश्वास रखा कि कल चीज़ें बेहतर होंगी। एंड
हमारी तरफ से भी इंजीनियरिटी जुगाड़ लगेगी, कैसे पानी देना है, कैसे जाल मुड़ी पहुँचाना है। और दोस्तों सबसे बड़ा जो जुगाड़ किया गया कि लोगों को अंदर ऑक्यूपाई रखने के लिए, बिजी रखने के लिए मोबाइल मोबाइल फ़ोन में गेम्स इंस्टॉल करके, सांप सीढ़ी, लूडो, इंडिया में सभी छोटे बड़े सभी को खेलना आता है, वो इंस्टॉल करके अंदर भेजा गया। लोगों ने अपने आप को उसमें ऑक्यूपाई किया गया। तो कोई भी आप देखेंगे ऑपरेशंस एक जैसे नहीं होते, ऑन द स्पॉट बहुत सी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, कुछ सबकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है, सबकी ग्राउंड सिचुएशन अलग अलग होती है। यहाँ भी हमारे रेस्क्यूअर्स ने ऑन द स्पॉट्स जो डिसीजंस लिए, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए। उम्मीद को बनाए रखना, सामने वाले उम्मीद को बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। धीरे धीरे उनसे कम्युनिकेशन सिस्टम जो एस्टेब्लिश किया गया दोस्तों। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा अर्नोल्ड डिक्स का, जो ऑस्ट्रेलियन मूल के नागरिक हैं, और हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी सेना है, एयरफोर्स है, दूसरी एजेंसीज हैं, इतने मेहनत एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, सभी एजेंसीज का बहुत बेहतरीन योगदान रहा है दोस्तों। वी मस्ट ऑल अप्रिशिएट देयर रोल। बट इन दी एंड डू वी रियली लर्न लेसन्स फ्रॉम ऑल दिस इंसिडेंट, कि ऐसे जब सिचुएशन में इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन में जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमने कुदरत का, माउंटेन्स का, नेचर का रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। नेचर का हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये घटनाएं दोबारा हो सकती हैं दोस्तों। और सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इस टाइप के जो काम करते हैं, स्पेशली इसमें ये बताया जाता है कि इमरजेंसी एग्जिट होना बहुत ज़रूरी होता है। इस केस में कहीं ना कहीं सेफ्टी नॉर्म्स को फ्लाउट किया गया, और कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव टनल के अलावा हम और दूसरे ईजी रास्ते निकाल सकते हैं, ईजी एक्सेस के लिए निकाल सकते हैं। जो भी विशेषज्ञ हैं उनको इसमें देखना चाहिए, बिकॉज हमने बहुत अच्छा किया, बचे, लेकिन ये घटना दोबारा ना हो, दोबारा घटित ना हो, उसका हमने रियली क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए, और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, हमारे 41 और दूसरे वर्कर्स दोबारा इस सिचुएशन में ना हो, ऐसी हमारी उम्मीद है। और नेचर और डेवलपमेंट का प्रॉपर बैलेंस रखना, सम्मान करना बहुत सबके हित में है दोस्तों। विद दिस आई टेक योर लीव विद द प्रेयर्स कि हमको ऐसी घटनाएं लाइफ में दोबारा ना फेस करना पड़े, और अगर हमारे कंट्रोल के बाहर में ऐसी चीज़ होते भी हैं तो एटलीस्ट हमारे पास इफेक्टिव रेस्क्यू प्लान्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट हों, उससे चीज़ें बेहतर तरीके से हैंडल की जा सकती हैं दोस्तों। एंड इफ़ यू फाइंड वट एवर वी से इट इज़ मीनिंगफुल टू यू, इट कंट्रीब्यूट्स टू योर ग्रोथ, then sincere request, contribute to our growth also. We grow together, we move together, we live together. Please like, share and subscribe. With this, I'll take your leave. Stay blessed and Jai Hind.